जय हिंद बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मेटल एंड नॉन मेटल का थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग जो है कवर करने वाले हैं मेटलर्जी नाम का टॉपिक। इसके पहले हम लोग कवर कर चुके हैं मेटल्स और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ में आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। ये तीन चीजें हम लोग कवर सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। ठीक है, अब आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कि मेटल्स जो है नेचर में कैसे मिलती है हमको, हम उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं और प्योरीफाई कैसे करते हैं। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि अपना है कोरोजन। क्या है? कोरोजन। और डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल हम कल के लेक्चर में आयनिक कंपाउंड के बाद कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम बस मेटलर्जी वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटलर्जी की प्रोसेस। मेटलर्जी की प्रोसेस बच्चों क्या होती है कि मेटल को जो माइंस रहते हैं उनमें से निकाला और उसको प्योरीफाई भी किया, वहां तक की प्रोसेस मेटलर्जी कहलाती है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बोले तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो मेटल्स जो होती है वो अलग अलग रिएक्शन शो करती है। या ऐसा बोल दो कि कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है, कोई बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो हर मेटल का अपना एक रिएक्टिविटी होता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मेटल को तीन पार्ट में हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं या उसकी प्रोसेस पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन की। पहला रहता है कि मेटल ऐसी है जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आती है। ठीक है, और कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आती है और एक सबसे बॉटम में आती है। तो सीरीज को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये ठीक है, फिर एक मीडियम रिएक्टिविटी वाली या मॉडरेट वाली, और सबसे लास्ट लीस्ट रिएक्टिव वाली मेटल्स। ऐसे तीन कैटेगरी में हम लोग इनको डिवाइड करके मेटलर्जिकल प्रोसेस इनकी पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। भाई अकरेंस का मतलब होता है मेटल पाई कहाँ जाती है और उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारे पास सोर्स ऑफ मेटल्स। सोर्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स अकर्स इन अर्थ क्रस्ट एंड इन सी वाटर। मेटल कहाँ कहाँ मिलती है अपने को? अर्थ क्रस्ट और समुद्र में मिलती है। समुद्र में भी कोई मेटल मिल सकती है क्या? यस, NaCl सॉल्ट मिलता है अपने को। Na सोडियम मेटल अपनी कहाँ मिलेगी? सॉल्ट के अंदर। सॉल्ट कहाँ है? सी। ठीक है, तो मेटल्स अपने को मिलती है अर्थ क्रस्ट और सी वाटर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ओर्स। ओर्स क्या होते हैं अभी समझते हैं। जिसमें अपनी मेटल जो है वो पाई जाती है और मिट्टी में से या खदान में से खोद कर जो हम निकाल कर लाते हैं वो कहलाता है आपका मिनरल। और मिनरल में और क्या होता है, जहां पर मेटल ज्यादा परसेंटेज में होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? और बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। भाई अर्थ में से, जमीन में से ही हम सारा मेटल्स निकालते हैं। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सी वाटर समुद्र में, समुद्र के जल में पाए जाते हैं। तो इसमें सोडियम और मैग्नीशियम मेटल हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए भाई, तो पहले तो ये समझते हैं मिनरल क्या होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मिनरल क्या है भाई? जो माइन खदान में से खोद कर हम निकाल कर लाए हैं वो क्या है? मिनरल है। और ये नेचुरली पाए जाते हैं, इसलिए तो खोद कर निकाले अपन ने। ठीक है, कोई बनाने नहीं गया, उसको पहले से ही था। उसको क्या करा? जमीन में से खोद कर हमने निकाला। तो भाई माइन में से जो कुछ भी हमने खोदा है, निकाला है, वो क्या कहलाएगा? मिनरल कहलाएगा। जिसमें क्या होगा? मेटल भी हो सकता है और बाकी इंप्योरिटीज भी हो सकती है। और की बात करें, द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। भाई मिनरल्स तो वो थे जिनको अपन ने खोद कर निकाला, लेकिन और क्या है? उस मिनरल में से भी जहां पर मेटल हमको सस्ते और इजी तरीके से निकाल सके, उस पार्ट को अपन बोल देते और। ठीक है, तो हमने जितना भी कुछ खोदा है वो कहलाएगा आपका मिनरल। मिनरल में से निकाला और और में से निकालेंगे हम मेटल। ठीक है, क्या निकालेंगे? मेटल। तो मिनरल और ठीक है, मिनरल और के बाद मेटल। ठीक है, मेटल के बाद प्योर मेटल। ऐसे तीन चार पार्ट में अपन बोल सकते हैं। तो खदान में से जो कुछ भी निकाला, पहले अगर हम बात करें माइन में से निकाला मिनरल में से निकाला और से निकालेंगे अपन प्योर मेटल। ठीक है, तो मिनरल क्या हो गए? जो भी अपन ने माइन में से निकाला है। और क्या हो गए? उस मिनरल में से
मेटल ज्यादा परसेंटेज में और सस्ते तरीके से हम जिसमें से निकाल पाए उस पार्ट को क्या बोलते हैं, और। ठीक है, तो ऐसा बोल सकता हूं कि जितने भी अपन ने माइन करके निकाले हैं, जितने भी मिनरल्स है, ठीक है, वो सब के सब और नहीं हो सकते, लेकिन सारे और काय में से निकाले जाएंगे, मिनरल में से ही। ठीक है, तो ऑल ऑर्स आर मिनरल्स, सारे और जो है वो मिनरल में से ही मिले, लेकिन सारे मिनरल और नहीं हो सकते। ठीक है, जहां पर मेटल ज्यादा मात्रा में हो और सस्ते तरीके से जिसमें से मेटल निकाल सके वो कहलाएगा आपका और। तो हर कोई से मिनरल को और नहीं बोल सकते। ठीक है, और क्या है, जिसमें मेटल हाई परसेंटेज में, उसको और बोला अपन ने। ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल हाई परसेंटेज में होते हैं उनको और बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि मिनरल और गैंग, अभी आगे आएगा गैंग क्या है। ठीक है, तो भाई ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल को हम प्रॉफिटेबली और सस्ते तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कहलाते हैं ओर्स। ठीक है, मेटल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज में मेटल जो है वो क्या होगी, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, ज्यादा वाले, बीच वाले और सबसे कम रिएक्टिव वाले। अब कम रिएक्टिव वाले जो है ना सीरीज में, जैसे कि कॉपर हो गया, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम, ये जितने भी हमारे पास, ये सब जो है ये अपने को फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, क्योंकि ये नेचर में रिएक्टिव कम है, और रिएक्टिव कम है तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो अकेले पाए जाएंगे। तो मेटल्स फाउंड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे आर ऑफन फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट सच एस गोल्ड। फ्री स्टेट ये याद रखना है आपको, फ्री स्टेट क्या है भाई, अकेले मिलेंगे, किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि गोल्ड, सोना, है ना, सिल्वर, कॉपर, और ये दोनों जो है ये क्या है, हमको फ्री स्टेट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि नेचर में कौन सी मेटल फ्री स्टेट में मिलती है, तो आपको लिखना है उसमें गोल्ड, ठीक है, और प्लेटिनम। हालांकि कॉपर और सिल्वर जो है ये कंबाइन करके कुछ कंपाउंड भी बना लेते हैं, जैसे कि सल्फाइड और ऑक्साइड, सल्फर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये कुछ कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो गोल्ड आपको बेस्ट एग्जांपल रहेगा भाई, क्या है, फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट या मेटल का एक नाम बताओ तो वो गोल्ड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। अगली बात करते हैं, अकरेंस हो गया हमारा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करेंगे हम। अकरेंस में और देख लेते हैं कि भाई हमारी मेटल और कैसी मिलती है। तो जो लीस्ट रिएक्टिव होती है वो तो फ्री मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी बिना किसी के साथ रिएक्शन करे। लेकिन मिडिल वाले जो है, मिडिल वाले कहाँ मिलेंगे, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये कहाँ मिलेंगे हमको, तो ये मिलेंगे ऑक्साइड और सल्फाइड के रूप में। मतलब ये ऑक्सीजन और सल्फर से रिएक्शन कर लेते हैं या कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, जिंक कार्बोनेट, ये कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो गया, ठीक है, ZnS, ये सल्फाइड के साथ कंबाइन हो गया। तो अकेला मेटल कहाँ मिला, ये किसके साथ मिला हमको, किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके मिला। तो अगर लिस्ट है बिल्कुल कम रिएक्टिव है तो किसी के साथ नहीं मिलेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले रहेंगे तो एक्सट्रैक्शन आसान रहेगा। लेकिन किसी के साथ रहेंगे, कंबाइन करके रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम, इनको एक्सट्रैक्ट करना, हमको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, मेटल्स फाउंड एट द टॉप, और टॉप वाले तो भैया इतने खतरनाक है कि हर किसी से रिएक्शन कर लेते हैं, तो फिर इनको एक्सट्रैक्ट करना प्योर फॉर्म में थोड़ा सा कठिन। तो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है ये नेवर फाउंड फ्री स्टेट, ये कभी भी फ्री अकेले नहीं मिलेंगे भाई, बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव। एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये तीनों चारों जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो भैया जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पड़े हुए हैं, सबसे कम रिएक्टिव है, वो कहाँ मिलेंगे आपको, अकेले नेचर में फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। मिडिल वाले जो रहेंगे वो जिंक जैसे हो गया है ना, आयरन हो गया, ये कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करते हुए पाए जाएंगे। और जो भाई सबसे ऊपर है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है ये क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाएंगे। इनको फ्री करना हो आपको तो एक्स्ट्रा तिकड़म लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेनी मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज अबंडेंट इन द नेचर। भाई ऑक्सीजन से के साथ ज़्यादातर लोग रिएक्शन कर लेते हैं, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन अच्छा खासा है और रिएक्टिव भी है। ठीक है, और वेरी रिएक्टिव है। चलिए अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। भाई जो अकेले मिल रहे हैं उनको तो ऐसे ही निकाल लिया और धो धा के सब साफ कर लिया, लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल में आते हैं या सबसे टॉप पर आते हैं वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। अब कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे तो उनको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे अलग कराना पड़ेगा। ठीक है,
तो अलग कराने की प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में मेटल को कैटेगराइज किया है? 3 पार्ट में। कौन कौन से भाई? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। भाई मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव और सबसे लीस्ट रिएक्टिव। अब लीस्ट रिएक्टिव वाले तो फ्री मिल जाएंगे जैसे कि गोल्ड हो गया, लेकिन मोस्ट रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिविटी वालों को किसी ना किसी के साथ कंबाइंड है तो उनको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, द 3 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। अब इनको एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो 3 स्टेप में करेंगे। स्टेप्स कई सारी होती है, हम 3 पढ़ने वाले, जिसमें मेन चीजें कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि मेटल जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में 3 पार्ट में, एक मोस्ट रिएक्टिव, एक मीडियम रिएक्टिव और तीसरा है लीस्ट रिएक्टिव। 3 पार्ट में हम इनको पढ़ने वाले हैं और स्टेप्स भी 3 ही है बच्चों। इन मेटल्स को इनके कंपाउंड से अलग करना, प्योर फॉर्म में लाने के लिए 3 स्टेप है। कौन कौन सी है? पहली स्टेप हमारे पास है कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या नाम है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, अयस्कों का सांद्रण। ठीक है, और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू क्रूड मेटल। ठीक है, दूसरी प्रोसेस जो है, दूसरी स्टेप जो है कि जो आपने कंसंट्रेशन किया उसी ओर को आप क्या करोगे? मेटल में कन्वर्ट कर लोगे। क्रूड मेटल मतलब होता है इम्प्योर फॉर्म। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहना, और उसी को हम और ज्यादा क्या कर लेंगे? रिफाइन कर लेंगे। रिफाइन ऑफ इम्प्योर और क्रूड मेटल, रिफाइनरी कर लेंगे, और इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल। तो अगर हम बात करें स्टेप्स की तो पहले हम कंसंट्रेशन करेंगे। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है डिटेल पढ़ने वाले। कंसंट्रेटेड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्रूड मेटल को हम काय में कन्वर्ट कर लेंगे? प्योर मेटल में। ठीक है, ऐसे 3 स्टेप रहने वाली है। फर्स्ट स्टेप देखिए, कंसंट्रेशन और इनरिचमेंट ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब कुछ नहीं है, खदान में से जो खोद कर लाए हैं उसमें से थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज को अलग कर देना। ठीक है, उसको अलग करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पे देख लो, हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं, जो चार्ट आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो तो और आप निकाल कर लाए, काय में से लाए भैया? और आप निकाल कर लाए मिनरल में से। ठीक है, खदान में से जो खोदे वो मिनरल थे, और मिनरल में जहां मेटल आपको ज्यादा मात्रा में, ज्यादा परसेंट में मिलती है और सस्ते तरीके से निकाले जा सकते हैं, उसको और बोल रहे थे। तो और जो है, और का हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन करेंगे। अब कंसंट्रेशन करने के बाद हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हाईली रिएक्टिव वालों के लिए अलग बात कर लेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव वालों के लिए अलग बात कर लेंगे, और सबसे कम रिएक्टिव वालों के लिए अलग बात कर लेंगे। और जो फ्री मिलते हो तो ऐसे ही मिल गए भाई। सबसे हाई रिएक्टिव वालों के लिए एक प्रोसेस करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। कम रिएक्टिव वालों के लिए 2 काम करेंगे हम, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। क्या करेंगे? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन कर देंगे, सल्फाइड और है तो रोस्टिंग कर देंगे। होते क्या है आगे पढ़ने वाले। ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिव वालों की बात करें तो इनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? रोस्टिंग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद रिफाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को हम थोड़ी देर बाद फिर समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस पढ़ के आओगे तो पढ़ने में इसको मजा आएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम कुछ स्टेप्स पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। 3 स्टेप थी हमारे पास। कितनी स्टेप है? 3। पहली है कंसंट्रेशन, दूसरी क्या है हमारे पास? तो कंसंट्रेशन के बाद हम उसका क्या कर लेंगे भाई? क्रूड मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या रहेगा? क्रूड मेटल से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, रिफाइनिंग कर लेंगे। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ और क्या है? रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकॉन। भाई क्या क्या हटा रहे अपन? तो हम लोग हटा रहे हैं इंप्योरिटीज को। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया जो और आप खोद निकाल कर लाए मिनरल में से, उसमें से भी इंप्योरिटीज को हटाना। तो रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। ठीक है, कैसे? कौन कौन सी चीजें रिमूव कर रहे हैं? सॉइल यानी कि मिट्टी हटा रहे, सैंड रेती हटा रहे, पत्थर हटा रहे, सिलिकेट्स हटा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हटाने को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कुल मिला के बोले तो इंप्योरिटी हटाना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किस में से हटा रहे अपन? ओर में से। तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया? कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, इसी को एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहा जाता है। गैंग क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 3 चीजें पूछते हैं। एक पूछता है मिनरल, एक पूछता है और तीसरा पूछता है गैंग। इन तीनों की डेफिनेशन साथ लगे पूछ सकता है। तो मिनरल क्या है भाई? माइन में से हम खोद कर लाए और जिसमें
एक या एक से अधिक मेटल भी हो सकती है और अच्छी खासी मात्रा में। और क्या है, ये और मिनरल का ही एक पार्ट है जिसमें मेटल ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। सारे मिनरल जो होते हैं वो और नहीं हो सकते, क्योंकि जितना भी खोद के लाए सब में मेटल हो, ऐसा ज्यादा मात्रा में मेटल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई और जो है वो मिनरल में से ही निकालते हैं, ठीक है। और के बाद हम बात करते हैं गैंग। तो गैंग क्या है भैया, और विच आर माइंड ऑफन कंटेन मेनी इंप्यूरिटीज, दीज इंप्यूरिटीज आर कॉल्ड गैंग। देख लो ये जो सामने नाम लिखे है ना, सैंड, स्टोन, सिलिकेट, सॉइल, ये सब इंप्यूरिटी कहलाते हैं। और इंप्यूरिटीज को नाम बदलकर हमने क्या रख दिया, गैंग रख दिया। क्या रख दिया, गैंग। तो जो और है, और के अंदर जो इंप्यूरिटीज होती है उनको हम गैंग बोल देते हैं, ठीक है। तो मिनरल क्या है, माइन में से जो निकाले। और क्या है, ऐसे मिनरल जिनमें मेटल ज्यादा परसेंटेज में हो, हाई परसेंटेज में हो, और प्रॉफिटेबली हम उसमें से मेटल को निकाल सके, वो और कहलाती। और में जो इंप्यूरिटीज होती है उनको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करें तो भाई किस पे डिपेंड करती है, प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स। भाई ओर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इंप्यूरिटीज को हटाते हैं। जैसे कुछ मेथड्स के नाम है बच्चों, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो है इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी होती है, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोलिक वॉशिंग ये भी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी के थ्रू जो भी अपने कंकड़ पत्थर मिट्टी रेती वगैरह इनको बहा देते हैं मेटल में से, ठीक है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो सकती है, ग्रेविटी सेपरेशन हो सकती है, ये भी अच्छी मेथड है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है। फ्रोथ फ्लोटेशन एक अच्छा है, ये सल्फाइड ओर के लिए मेनली होता है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब है भाई अपन उसमें से क्या हटा रहे हैं, इंप्यूरिटीज को हटा रहे हैं। किस में से, ओर में से। ओर में से इंप्यूरिटीज को हटाने को कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारी प्रोसेस के नाम है। जैसे ग्रेविटी सेपरेशन है, इसमें ऐसा क्या रहेगा, इसमें दो व्हील लगे रहेंगे ऐसे, ये मैग्नेट के होते हैं, और इसके ऊपर एक वो बेल्ट लगा रहता है। यहाँ से अपन क्या डालते हैं, ओर को डालते हैं, तो इस पे ये घूमते रहते हैं। तो अगर इम्प्यूरिटी या फिर मेटल दोनों में से एक में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो मैग्नेट के कारण यहाँ से जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ नीचे रह जाएगी ऐसे, इससे अट्रैक्ट होके, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो इससे दूर फेंका जाएगा जब ये बेल्ट घूमेगा तब। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होती है। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, ऐसे ऊपर से नीचे स्लोप बनाकर डालते हैं। तो स्लोप के अनुसार ये जिसकी ग्रेविटी, या ऐसा बोल दो कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पीछे रह जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ग्रेविटी के हिसाब से और डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सब सेपरेशन की प्रोसेस है, ओर में से इंप्यूरिटीज को अलग करने की प्रोसेस है, ठीक है। आप तो बस नाम याद कर लो, वो काफ़ी है इस लेवल के हिसाब से। कौन कौन सी मेथड्स होती है हमारे पास, तो देखो ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से। और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। और हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये जो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये जो प्रोसेस होती है ये सारी प्रोसेस हमको कंसंट्रेशन करने में हेल्प कराती है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। तो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मेटल में से इंप्यूरिटीज को हटाना, रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज, ठीक है। क्या करना, रिमूवल ऑफ या सेपरेशन ऑफ इंप्यूरिटीज फ्रॉम मेटल, ठीक है। और फ्रॉम और, ठीक है। और में से इंप्यूरिटीज हटाना क्या कहलाता है अपना, कंसंट्रेशन ऑफ और कहलाता है। अगली बात करते हैं अपन सेकंड स्टेप की। कंसंट्रेशन मतलब इंप्यूरिटी हटा दी, अब पूरी तरह तो हटती नहीं है पर मेन इंप्यूरिटीज को हटाना, ठीक है। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ मेटल्स और इनटू ऑक्साइड। और है उसको काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, वही ये मतलब ये है कि ओर को क्रूड मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्साइड बना ले। क्रूड मेटल क्या है, जिसमें थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज रहती है जिसको आसानी से निकाला जा सके। इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड। ऑक्साइड में से मेटल को हटाना बहुत आसान रहता है। ऑक्सीजन को निकाल लो, मतलब उसका रिडक्शन करवा लो, तो मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। सो ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड
कार्बोनेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड। भाई कोई सी भी स्टेप में हो, कोई सी भी किसी के भी साथ कंबाइन हो मेटल, उसको हमको पहले काई में लाना पड़ेगा, ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि मेटल के साथ जो ऑक्सीजन है उसको हटाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जितने भी सल्फाइड और कार्बोनेट हो रहे हैं उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, काई में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑक्साइड में, और फिर ऑक्साइड का क्या कर लेंगे, फिर उसका रिडक्शन कर लेंगे। रिडक्शन करके हमको मिल जाएगी मेटल। तो पहले तो हम क्या लाए, मिट्टी में से खोद कर लाए, फिर हमने उसको क्या करा, उसको कंसंट्रेट किया, मतलब इम्प्योरिटीज को हटाया। ठीक है, लेकिन इम्प्योरिटीज के साथ उनके जो कंपाउंड है जैसे कि कार्बोनेट, सल्फेट, तो इनको पहले काई में कन्वर्ट करेंगे, सल्फाइड वालों को, और कार्बोनेट वालों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। फिर ऑक्साइड वालों को क्या कर लेंगे, मेटल के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, प्योर फॉर्म में। तो 2-3 स्टेप में करना पड़ता है। बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट है जो 2025 में ही पूछे गए हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, बार बार पूछते रहते हैं इनको। क्या होता है रोस्टिंग और क्या होता है कैल्सिनेशन, ये हम समझेंगे अभी आगे। ठीक है, और बाद में इसको क्या कर लेंगे, रिडक्शन करके, जो मैंने अभी आपको बता दिया, मेटल के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, चलिए, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू क्रूड मेटल, इसमें फर्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए 2 प्रोसेस होती है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से बनते। रोस्टिंग क्या है भैया, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, ये वर्ड काम का है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहे हैं तो रोस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। कौन कौन सी ओर के लिए है, सल्फाइड ओर के लिए है, मतलब जिसमें सल्फर की इंप्योरिटी हो, जैसे यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको ZNS, जिंक सल्फाइड, इसमें कौन इंप्योरिटी, सल्फाइड। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बन गया मेटल का ऑक्साइड और साथ में निकल गई सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये मेटल के ऑक्साइड में ही तो कन्वर्ट हुआ, सल्फाइड से हमने काई में कन्वर्ट कर दिया, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये है कि भाई मेटल को हम लोग काई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, ऑक्सीजन। भरपूर ऑक्सीजन दोगे तो आपका बन जाएगा रोस्टिंग प्रोसेस। क्या बन जाएगा, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में बच्चों यही पूछते हैं कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है कि एब्सेंट होती है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, रोस्टिंग में यहाँ पे O आ रहा है। ठीक है, तो रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम हो रहा है। ठीक, कौन सी ओर के लिए काम करती है ये रोस्टिंग प्रोसेस, तो ये सल्फाइड के लिए करती। क्यों करती, क्योंकि सल्फर वालों के साथ अगर हमको ऑक्साइड बनाना है इस जिंक को, तो भाई ऑक्सीजन तो लगेगी ना। यहाँ पर इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो हमको अलग से ऑक्सीजन देके इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कार्बोनेट और है तो आप देख लो, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या इसमें पहले से ही ऑक्सीजन है, तो हमको CO2 निकालने की देर है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने आप मिल जाएगा। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन मेटल के साथ रह जाएगा, जैसे लिख ही ले तो चलो, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में निकल गई CO2। अब आप देखो तो इसमें ऑक्सीजन पहले से ही है, क्या इसमें अलग से ऑक्सीजन ऐड करने की आवश्यकता है, नहीं है। तो रोस्टिंग में हम ऐसी इंप्योरिटीज को हटाएंगे जिसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं हो, जैसे कि सल्फाइड हो गया। ठीक है, सल्फाइड और में पहले से ऑक्सीजन नहीं है तो हम ऑक्सीजन डालकर इसको गर्म करेंगे। गर्म करने को अपन रोस्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको पायरोमेटालर्जी भी बोलते हैं, जिसमें हीट देकर करते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग मेटालर्जी होती है। पायरोमेटालर्जी हम कैसे करते हैं, हाइड्रोमेटालर्जी, पायरोमेटालर्जी। पायरोमेटालर्जी में गर्म करते हैं, हाइड्रोमेटालर्जी में पानी के साथ प्रोसेस करवाते हैं। तो हीटिंग करवाते हैं सल्फाइड और की प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, जिससे क्या हो जाता है, मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि ZNS। ठीक है, जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो जिंक ऑक्साइड अपना मेटल का ऑक्साइड बन गया। अगली प्रोसेस है बच्चों कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हम किसके लिए करेंगे भाई, कार्बोनेट और के लिए। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमको बिना ऑक्सीजन के काम कराना पड़ता है। कैल्सिनेशन में हम लोग क्या लेते हैं, नहीं लेते, क्या नहीं लेते हैं, एयर नहीं लेते। ठीक है, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और देखो इसमें या तो लिमिटेड सप्लाई देंगे हल्की फुल्की, या फिर अब्सेंस बोल दो। ठीक है, कई जगह बच्चों इसको अब्सेंस भी लिखा रहता है, तो अब्सेंस ऑफ एयर भी बोल दो। देख लो आप यहाँ फॉर्मूले में कहीं एयर नहीं लग रही। ठीक है, अब्सेंस ऑफ एयर भी बोल सकते हो या लिमिटेड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड इज नोन एज कैल्सिनेशन। लिमिटेड की जगह आप अब्सेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कम मात्रा में या फिर बिल्कुल खत्म ही कर दो ऑक्सीजन को, तो क्या होगा, ये कार्बोनेट और गर्म होगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और हमारी मेटल जो मिलेगी वो किसके साथ मिल जाएगी, ऑक्सीजन के साथ। हमको एक ही उद्देश्य था, मेटल को जो भी फॉर्म में हो उसको ऑक्साइड फॉर्म में लेके आओ, और फिर ऑक्साइड से हम क्या कर लेंगे, उसको रिड्यूस करवा के, मतलब ऑक्सीजन हटाकर उसका क्या कर लेंगे हम लोग, प्योर फॉर्म में
प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग दोनों प्रोसेस बहुत बार पूछी जाती है, तो हमने एक छोटा सा डिफरेंस बना लिया इसमें। कैल्सिनेशन मतलब अभी जो आपने पढ़ा लास्ट में, अब्सेंस ऑफ एयर में होगा, ठीक है, और ओनली कार्बोनेट के लिए होगा क्योंकि उसमें पहले से ही ऑक्सीजन है। और रोस्टिंग किसके लिए रहेगा? सल्फाइड ओर के लिए। तो इट इज डन फॉर कार्बोनेट ओर, क्यों? क्योंकि पहले से ऑक्सीजन है। इट इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स, ठीक है। कंबाइंड कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लो यहाँ लिख दिया अब्सेंस, ठीक है, अभी मैं बता रहा था आपको। कैल्सिनेशन में अब्सेंस रहता है और रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अरे भाई सल्फाइड ओर है जैसे ये है, तो इसमें अगर इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑक्सीजन आपको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब तो ये सल्फर हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? अपना जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन ये अब्सेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ कार्बोनेट ओर है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट। अब इसमें आप देखोगे तो पहले से ही क्या है? ऑक्सीजन है तो सही, इसके साथ बस गर्म करना है, ठीक है। तो जिसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं उसको देना पड़ेगा, और जिसमें है उसको कोई जरूरत नहीं देने की। द CO2 गैस इज रिलीज्ड एंड मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, इसको अपन ने हीट किया, गर्म किया, तो जिंक ऑक्साइड बन गया, और कौन सी गैस निकल गई? CO2। इसमें कोई CO2 गैस निकलती क्या? नहीं। जैसे सल्फाइड हो रहे तो कौन सी गैस निकलेगी? इसमें SO2 गैस निकलेगी, ठीक है। जैसे जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, कौन सी गैस निकल गई? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ भी ऑक्साइड बना बच्चों, यहाँ भी ऑक्साइड बना, दोनों ही ऑक्साइड बनाने की प्रोसेस होती है, लेकिन एक रहेगी कार्बोनेट के लिए, एक रहेगी सल्फाइड के लिए। तो कैल्सिनेशन में हम नहीं लेंगे और रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन लेंगे, इसके नाम में ही छुपा है, देखो। कैल्सिनेशन में हम नहीं लेंगे ऑक्सीजन और रोस्टिंग में हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगली, रिडक्शन। ऑक्साइड में तो कन्वर्ट कर लिया, देखो कहाँ पहुंच गया अपन? हमने मिनरल लिया, मिनरल से हमने ओर निकाला, ओर का हमने करा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब इम्प्योरिटी हटाना, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वाशिक, ग्रेविटी सेपरेशन, ये सब, ठीक है। कंसंट्रेशन करने के बाद हमने उसका क्या करा? ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्साइड के बाद हम उसका क्या कर लेंगे? रिडक्शन कर लेंगे, और रिडक्शन करने के बाद उसको काई में कन्वर्ट कर देंगे? मेटल में। और मेटल के बाद उसका क्या कर लेंगे? रिफाइनिंग, ठीक है। ये पूरी ही प्रोसेस होती है। तो हम कहाँ पहुंच गए अभी? मिनरल है, मिनरल से और निकाल लिया, और का कंसंट्रेशन कर लिया, कंसंट्रेशन के बाद ऑक्साइड बना लिया। ऑक्साइड के लिए दो प्रोसेस है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में नहीं लेंगे और रोस्टिंग में हम लोग ले लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। रोस्टिंग में हम लोग क्या ले लेंगे? ठीक, ROST। रोस्टिंग में हम लोग क्या ले लेंगे? एयर ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपना पूरा प्रोसेस रहता है। इसमें हम यहाँ पहुंच चुके हैं, ऑक्साइड बन चुके हैं। ऑक्साइड का अब हमको क्या कराना है? रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब बच्चों? वो ऑक्सीजन जो जुड़वाया था बनने, वो हटाना भी अब, क्योंकि अपने को ऑक्सीजन हटाने में बहुत आसानी रहती, कम कॉस्ट में हो जाता है काम, ठीक है। हमने देखा कि ओर में से मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सस्ते तरीके से, चीप तरीके से, ठीक है, ताकि मेटल का कॉस्ट ना बढ़े। नहीं तो अपन मान लो कि लोहा आ रहा है 60-70 रुपए किलो, और उसको निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में हमने 100 रुपए लगा दिए, तो फिर कौन खरीदेगा उसको, है ना। तो सस्ते तरीके से हमको उसको निकाल के लाना है, ठीक है। रिडक्शन क्या है? हीटिंग ऑफ ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल टू टर्न देम इनटू मेटल। भाई ऑक्साइड को हीट करेंगे और उसको खाली मेटल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो आपने ऑक्साइड बनाए थे, जैसे कि जिंक का ऑक्साइड बना लिया था, है ना, इधर जिंक के ही दोनों ऑक्साइड बनाए, आयरन के भी बना सकते हो, किसी के भी मेटल के ऑक्साइड बनाए आपने, तो वही ऑक्साइड को आप में उसमें से क्या हटाना है? आपको उसमें से ऑक्सीजन हटाना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। पहले लीस्ट रिएक्टिविटी की बात करते हैं भाई, कैसे रिड्यूस करवाएंगे। मरकरी और कॉपर विच बिलोंग्स टू लीस्ट रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी में ये सबसे लीस्ट होते हैं रिएक्टिव, आर ऑफन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड और, सल्फाइड और में पाया जाएगा। जैसे मरकरी की एक और है सिन्नाबार, इसका क्वेश्चन आता है कि सिन्नाबार क्या है, तो सिन्नाबार इज द ओर ऑफ मरकरी। सिन्नाबार का फॉर्मूला है HGS, किस फॉर्म में? ये सल्फाइड के फॉर्म में, ठीक है। सल्फाइड है तो पहले इसका क्या करना पड़ेगा बता दो? रोस्टिंग की कैल्सिनेशन। तो इसमें पहले से ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। पहले से ऑक्सीजन नहीं है तो हमको एडिशनल ऑक्सीजन देना पड़ेगा। एडिशनल ऑक्सीजन देंगे तो बच्चों क्या होगा? रोस्टिंग। मतलब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पहले क्या करेंगे? HGO कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड। अब ऑक्साइड के फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद इसका क्या कर लेंगे? रिडक्शन कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सिन्नाबार की बात करें तो HGS,
कॉपर ग्लांस जो है वो कॉपर की एक और है, ठीक है, इसमें कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में है। ये कॉपर और मरकरी की और होती है, ठीक है। ऐसे सिल्वर ग्लांस होता है Ag2S, ये सिल्वर की और है ऐसे। तो कई सारी और होती है, उसमें से हम देख रहे हैं कि लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो मरकरी और कॉपर है। गोल्ड तो अपने को फ्री स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी मेटल, मरकरी का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो पहले देखो इसका क्या कर दिया इन्होंने, रोस्टिंग कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, रोस्टिंग। रोस्टिंग करके ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दिया, मतलब ऑक्साइड बना दिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाल दी। फिर ऑक्साइड का क्या कर दिया बच्चों, रिडक्शन कर दिया, देखो ऑक्सीजन अलग कर दी, ठीक है। तो दो स्टेप हुआ, पहले रोस्टिंग और फिर रिडक्शन। अपने को यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाएगा, हालांकि अभी भी 100% प्योर नहीं होता, इसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती। चलो देखते हैं। सिन्ना बार इज द फर्स्ट हीटेड इन एयर, पहले इसको हवा के साथ गर्म करते हैं ताकि ये काय में कन्वर्ट हो जाए, मरकरी सल्फाइड से काय में कन्वर्ट हो जाए मरकरी ऑक्साइड में। ऑक्साइड के बाद बन रहा है तो फिर कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। और उसके बाद जो बना है मरकरी ऑक्साइड, ये मरकरी ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर लेते हैं, रिडक्शन करवा लेते हैं इसका, और काई में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मरकरी मेटल में, ठीक है। ये डबल हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर की बात करें तो कॉपर ग्लांस इज रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फिर से वही कॉपर की भी यही बारी, सल्फाइड हो रहे तो अलग से ऑक्सीजन दोगे, पहले क्या करोगे, कॉपर का ऑक्साइड, यहाँ CuO बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, CuO बनेगा, ठीक है। और इसको गर्म करके हम लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करके कॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, रोस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, रोस्टिंग टर्न्स कॉपर ग्लांस इनटू कॉपर ऑक्साइड, काय में कन्वर्ट कर लिया इसको, कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है। Cu2O, फर्स्ट वाले कॉपर की दो वैलेंसी होती है बच्चों, Cu+1 और Cu+2, तो ये फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट वाला ऑक्साइड। फर्स्ट वाला ऑक्साइड मतलब इसकी वैलेंसी -2 है, इसकी +1 है, तो क्या होगा बच्चों, एक्सचेंज हो जाएगा, इसका 1 इधर इसका 2 इधर, तो Cu2O आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, Cu2O। तो पहले इसको Cu2O में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन में थोड़ी गड़बड़ है, Cu2O बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, Cu2O, 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन कितना हो रहा है यहाँ पे, 2 और 2 4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लो। ये बना अपना कॉपर का ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को फिर क्या करेंगे हम लोग, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करवाएंगे, और रिडक्शन करवाने के बाद क्या करवा देंगे, उसको प्योर फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो वही कहानी वही है, इसके जैसी है, देखो इसके जैसी है। पहले इसको ऑक्साइड में गर्म किया, ऑक्साइड बना लिया, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फिर ऑक्साइड का रिडक्शन करा लिया। सेम चीज यहाँ पे भी कराने वाले। तो देखो, कॉपर को पहले इसको हमने काय में कन्वर्ट कर लिया, कॉपर ऑक्साइड में कर लिया, उसके बाद हीट करा एब्सेंस ऑफ एयर में, और कॉपर रिड्यूस हो गया काय में, कॉपर मेटल में, ठीक है। तो पहले प्रेजेंस करा, फिर एब्सेंस करा। चलिए, तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है उनकी बात करें तो उनका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कर लिया हमने, ठीक है। मीडियम वालों के लिए भी यही प्रोसेस करने वाले, आयरन जिंक लेड वगैरह ये फाउंड होते हैं कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में, ठीक है, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर में। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, फिर से वही उनको काय में, ऑक्साइड में, और ऑक्साइड के बाद इनको मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि जिंक का एक्सट्रैक्शन, जिंक ब्लेंडी, ये जिंक का और है। देखो इसके पहले आपने पढ़ा था कॉपर ग्लांस Cu2S, ठीक है, और आपने पढ़ा था किसका, कॉपर के साथ एक और कौन था भाई, मरकरी, सिन्ना बार HgS, ठीक है। और आप पढ़ रहे हो अब जिंक ब्लेंडी जिसका नाम है ZnS। जिंक ब्लेंडी या जिंक सल्फाइड एंड स्मिथसोनाइट, नाम अच्छा है, जिंक स्पार भी बोलते हैं, और इसी का नाम है केलामाइन, इस नाम से ज्यादा फेमस है केलामाइन। एक और है जिंक की और ZnCO3, ये केलामाइन कहलाता है, ठीक है। ये कार्बोनेट और है। ओर्स ऑफ जिंक्स, ये जिंक के क्या है, और है, ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है, जिसको जिंक ब्लेंड बोलते हैं। जिंक कार्बोनेट जिसके 2-3 नाम है, स्मिथसोनाइट और जिंक स्पार और केलामाइन, ये सब किसके हैं, जिंक कार्बोनेट के, ठीक है। आर ओर्स ऑफ जिंक, जिंक के और है। जिंक ब्लेंडी जो है इसको रोस्टिंग किया जाता है, क्यों भाई, इसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है, डालना पड़ेगा ऑक्सीजन को, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। जिंक का ऑक्साइड बन गया, अब ऑक्साइड का क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। पहले हमने ऑक्साइड बना लिया। जिंक कार्बोनेट यदि हुआ, यानी कि केलामाइन यदि हुआ, तो इसको भी हमने क्या कर लिया, गर्म कर लिया, तो ये भी जिंक का ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो सल्फाइड और कार्बोनेट और दोनों के लिए अलग अलग करा। सल्फाइड और के लिए हमने रोस्टिंग करा, क्यों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि कार्बोनेट और में पहले से ही ऑक्सीजन है तो इसका कैल्सिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, कैल्सिनेशन,
मतलब अकेला हीट कर दिया बिना ऑक्सीजन के। यहाँ प्रेजेंस ऑफ O2 लिया और यहाँ अब्सेंस ऑफ O2 लिया, O2 का क्या कर लिया, अब्सेंस, ठीक है, पहले से ही ऑक्सीजन उसमें है। तो सल्फाइड ओर के लिए हमने रोस्टिंग कर दिया और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन कर दिया, ठीक है। किसी भी तरीके से हमने इसको काय में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड में। मकसद एक ही, ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, ठीक है, चाहे कैसे भी करो। जिंक ऑक्साइड जो बना उसको फिर क्या कर लेंगे, रिडक्शन कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, रिडक्शन। अब देखो ध्यान से देखो, तो कार्बन के साथ रिडक्शन किया इसका बच्चों, कार्बन के साथ रिडक्शन को हम स्मेल्टिंग बोलते, क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, ये याद रखना, स्मेल्टिंग बोलते। कार्बन के थ्रू जब हम रिडक्शन करते, देखो ये जिंक ऑक्साइड है, कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन हटा देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक अकेला मिल गया अपने को। तो इस प्रोसेस को हमने रिडक्शन या स्मेल्टिंग बोला। अगर कार्बन के थ्रू रिडक्शन करवाते हो तो स्मेल्टिंग, और जो बच्चों रिएक्शन में किसी का रिडक्शन करवाते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसने, कार्बन ने जिंक का ऑक्सीजन छीन लिया, ये देखो, और जिंक अकेला हो गया। तो जिंक हमको अकेला ही तो चाहिए था, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे मतलब अकेले चाहिए, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। ये सब ओर्स के नाम है बच्चों, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन के ओर है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट जो है इसमें एक एक बढ़ा दो, Fe2 की जगह Fe3 कर दो, O की जगह 4 कर दो। ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है और ये हेमेटाइट का, दोनों आयरन के ओर है, ठीक है। किसके ओर है, आयरन के। हेमेटाइट ओर इज हीटेड विथ कार्बन टू बी रिड्यूस्ड इन आयरन मेटल। हेमेटाइट को भी हमने किसके साथ रिडक्शन करवा दिया, कार्बन के साथ, तो अकेला आयरन मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन। अब इसमें मकसद क्या है, रिडक्शन में मेटल को अकेला प्राप्त करना। और ऑक्साइड कैसे बनाया था, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके, ठीक है। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड को हम लोग लेड में पीबीओ, इसको गेलेना बोलते हैं बच्चों, पीबीओ को क्या बोलते हैं, गेलेना, ठीक है, क्या बोलते हैं, गेलेना। लेड ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन टू रिड्यूस टू लेड मेटल। भाई सबको कार्बन से रिड्यूस करवा रहे हम लोग, ठीक है, अकेली मेटल मिल गई। अगली बात करें हम लोग, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ भी हीट कर सकते, अगर कार्बन से करा रहे हैं तो बच्चों इसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, अभी बताया था मैंने आपको, क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। अब एल्यूमिनियम से करवाते हैं, अगर कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की जगह हम एल्यूमिनियम ले ले तो क्या होगा, तो एल्यूमिनियम लेंगे तो उसको थर्माइट प्रोसेस बोलेंगे, आयरन का कराते जनरली, ठीक है। चलो देखते हैं, मेटल ऑक्साइड आर हीटेड विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी क्या है बच्चों, कार्बन के जैसा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, टू बी रिड्यूस्ड टू मेटल। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, इसको पायरोलुसाइड बोलते, क्या बोलते हैं, मैग्नीज डाई ऑक्साइड को पायरोलुसाइड बोलते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड को गर्म किया, अकेला मैग्नीज मिल गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाहर, ठीक है। ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड को हमने लिया, इसको भी एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया तो कॉपर अकेला मिल गया, ठीक है। तो और ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपको आती है, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पे हमने सीखा था। तो फिलहाल आप ये समझो कि यहाँ पर हमने आयरन को और मैग्नीज कॉपर को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं हम यूज, कार्बन का भी करते हैं, एल्यूमिनियम का आयरन के साथ करते हैं तो इसको थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थर्माइट, जो भी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। फेरिक ऑक्साइड, ये Fe2O3, फेरिक किसको बोलते हैं, जब आयरन +3 स्टेट में होता है ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विथ एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। देख लो आयरन अकेला हो गया, और दूसरी सबसे खास बात ये है कि आयरन इसमें लिक्विड फॉर्म में बनेगा, किस फॉर्म में बनेगा, लिक्विड। सोचो, लोहे को पिघला दिया इसने, ठीक है, ये थर्माइट प्रोसेस से काती है ना, क्या करेगी, लोहे को पिघलाकर लिक्विड में ले आती है। फेरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड विथ एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। इन दिस रिएक्शन अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें इतनी ज्यादा हीट निकलती है, इसमें इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि लोहा जो है बिल्कुल पिघल जाता है, ठीक है। तो थर्माइट रिएक्शन को हम यूज कर लेते हैं कि इसमें वेल्डिंग में, जो रेलवे ट्रैक्स के वो रेलवे ट्रैक होते हैं ना लोहे के, उनकी ज्वाइनिंग में भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो आयरन जॉइंट्स में देख लो, लोहे की जॉइंट करने में, ठीक है, वेल्डिंग करने में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स की, और इन जॉइंट्स को हम रेलवे ट्रैक्स वगैरह में यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, TW, थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। जैसे गैस वेल्डिंग होती है ना, वैसे ही थर्माइट वेल्डिंग होती है, जिसमें हम एल्यूमिनियम के साथ आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देते हैं और लोहा इसमें लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड। सोचो, इतनी भयंकर हीट निकलती है कि लोहा पिघल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस, ठीक है।
चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। देखो इसके पहले हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन करा था लो रिएक्टिविटी वाले और मॉडरेट वाले, तो दोनों में लगभग कैल्सिनेशन रोस्टिंग से हमारा काम चला था, और रिडक्शन के लिए दो लोग यूज करें, एल्यूमिनियम और कार्बन। अब यदि हम बात करें कि हाई रिएक्टिव वालों के लिए क्या करते हैं भाई, हाई रिएक्टिव वाले कौन कौन है, तो हाई रिएक्टिव वाले हमारे पास है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अगर इनको हमको एक्सट्रैक्ट करना हो तो एक ही प्रोसेस है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। करंट लगा के मारेंगे इनको, ठीक है, क्या करेंगे, करंट लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे हम इनका। These metals cannot be reduced using carbon because carbon is less reactive than them। कार्बन बेचारा उनको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, इनसे भी। ये तो और ज्यादा रिएक्टिव होते तो किसी ना किसी फॉर्म में ये कंबाइन होते ही रहेंगे, तो कार्बन इनमें से ऑक्सीजन को नहीं छुड़ा पाता है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे। जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव उनके लिए प्रोसेस करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, इंपॉर्टेंट है भैया। और बहुत ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन है, जिनके नाम लिखे हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, पोटेशियम भी ले लो इसमें, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है भैया, इसमें करंट पास करेंगे एक मोल्टन स्टेट में मेटल की ओर के, और मेटल जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है मेटल, और कैथोड पे जमा हो जाएगी, ठीक है, कहाँ जमा हो जाएगी, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर बच्चों चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और एनोड क्या है, एनोड कैथोड क्या है, पहले वो डायग्राम से बताता हूं आपको। यहाँ देखो, यहाँ पे हमने मस्त एक बैटरी लगाई, एक बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को हमने नाम दिया एनोड और नेगेटिव चार्ज वाले छड़ को अपन ने नाम दिया कैथोड। ये दो मेटल की रोल लगी होती है दोनों, ठीक है, और यहाँ पे हमने भर दिया एक सोल्यूशन, किसका, उस मेटल का जिसको अपने को क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, उसका सोल्यूशन भर दिया, ठीक है। अब होगा ये कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई प्लस चार्ज की तरफ कौन डिपॉजिट हो जाएगा, माइनस वाला, और माइनस चार्ज की तरफ कौन डिपॉजिट हो जाएगा, प्लस वाला। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट चार्ज की तरफ जाके ये जमा हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो मेटल रहेगी वो नेगेटिव वाले के पास जाकर जमा हो जाएगी, मतलब कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेटल पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम पोटेशियम है ये, अब जैसे NaCl में से मुझे Na चाहिए, क्या करूंगा, NaCl को पानी में घोलूंगा और करंट के दो इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो हमारा सोडियम किधर जमा होगा, तो ये पानी में जाके बच्चों ऐसा हो जाता है, Na+ और Cl-, एक्वस सॉल्यूशन में जाके ऐसा टूट जाता है। अब अगर मैं बात करूं सोडियम किधर भागेगा, तो पॉजिटिव वाला बंदा है, तो किधर भागेगा, जिधर नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव बच्चों इसको कहाँ मिलेगा, आपको देख लो, नेगेटिव इसको मिलेगा कैथोड पर, तो यहाँ अपना सारा सोडियम जमा हो जाएगा एक तरफ जाके, और क्लोराइड बेचारा कहाँ जमा हो जाएगा, यहाँ पर। तो हमने क्या नमक में से सोडियम को अलग कर लिया, बिल्कुल कर लिया, सोडियम इधर आ गया, इस छड़ को फिर खोलेंगे ऐसे और खोल के क्या करेंगे, अलग कर लेंगे सोडियम को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग उनके लिए होती है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कार्बन वगैरह से काम नहीं चल रहा उनमें, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक। तो चलो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम किसके थ्रू, थ्रू मोल्टन स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl के साथ हमें यदि क्या करें, मोल्टन का मतलब पिघली हुई, पानी में घोल दिया उसको, ठीक है। सोडियम मेटल कहाँ डिपॉजिट हो जाएगी भैया, बता दो, कैथोड पर। क्यों हो जाएगी कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर कौन से चार्ज मिल रहे हैं, नेगेटिव, और सोडियम पे कौन से चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट होएगा, और क्लोराइड का चल जाएंगे बेचारे इधर एनोड की तरफ। मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस मेथड्स कंटेन सम इम्प्योरिटीज एज दे आर रिक्वायर्ड टू बी रिफाइंड। मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। भाई प्योर फॉर्म में मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा कुछ डायग्राम रहने वाला है। ये देखो आप, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या करे, लिए, और कहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड से लेगा, क्योंकि कैथोड पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर ये जीरो के फॉर्म में, मतलब कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे कौन से चार्ज घूम रहे हैं, नेगेटिव, और सोडियम पे कौन से चार्ज घूम रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव लेके जीरो के फॉर्म में यहाँ डिपॉजिट होते जाएगा। अब डिपॉजिट होते जाएगा तो क्या होगा, इसको हम निकाल लेंगे बाद में। क्लोराइड का क्या हुआ, क्लोराइड इसका उल्टा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, ठीक है, और क्या कर लिया, क्लोरीन गैस बना ली और ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो NaCl जो है सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन फॉर्म में निकल जाएगा, सोडियम अलग डिपॉजिट हो जाएगा, क्लोरीन अलग डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, आप बस ये समझो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हम उनके लिए करते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पर पड़े होते हैं, ठीक है, और अपोजिट चार्जेस के पास जाकर ये जमा हो जाएंगे।
आपको सोचना यह है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखना कि जो एनोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। बाहर से बैटरी लगा रहे तो, ठीक है। कई बार हम सेल पढ़ते तो सेल में उल्टा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं उनको, उनमें एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है। अभी तो फिलहाल ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है, और मेटल अपनी सारी कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगी, और उसके साथ जो इंप्योरिटीज होती है ना, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो कहाँ चल जाएगी, एनोड पर जमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। रिफाइनिंग करना मतलब प्योर करना। देखो सबसे पहले खदान में से खोद कर लाए, फिर और निकाला, और का कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन के बाद रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से 3 काम करने वाले हैं। तो शुरू की 2 कैटेगरी जिसमें लीस्ट रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव वाले हैं, उनके लिए कैल्सिनेशन रोस्टिंग कर लिया, ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद उनको हमने रिड्यूस करवा लिया कार्बन या फिर एल्यूमिनियम से। कार्बन एल्यूमिनियम से बात नहीं बनी तो फिर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करा लिया, जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अ लंप ऑफ इम्प्योर मेटल। देखो इम्प्योर मेटल क्या कर देंगे हम, इम्प्योर मेटल एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल आर डिप्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। इम्प्योर मेटल को हम लोग यहाँ लगा देंगे और प्योर को यहाँ लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रोड है, इनको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है, और इसको एक सॉल्ट के सॉल्यूशन में यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, ठीक है। भाई जैसे मैंने यहाँ पर, मुझे जैसे आयरन का ही मुझे वो करवाना है, आयरन को छोड़ो सोडियम का कराना है, या फिर कोई और मेटल जैसे कि मुझे एल्यूमिनियम का कराना है, तो यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम की एक पतली सी रॉड लगा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं किसी दूसरी उसकी रॉड लगा दूंगा। दूसरी किसकी, मतलब जो मेरे पास इम्प्योरिटी वाली है ना, उसमें जिसमें एल्यूमिनियम भी है और इम्प्योरिटीज भी है, उसको यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, करंट लगाऊंगा, तो क्या होगा, जो प्योर एल्यूमिनियम होगा वो इधर से किधर भागेगा, इधर, तो प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी रहेगी वो नीचे जाके सेटल हो जाएगी, या फिर यहाँ पे गैस बना के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम अ लंप ऑफ इम्प्योर मेटल, ये इम्प्योर मेटल है और ये प्योर मेटल है, तो प्योर की तरफ कौन जाएगा भाई, प्योर की तरफ जो प्योर मेटल है, तो सॉल्यूशन में जाकर ये एल्यूमिनियम जो है ये इस तरफ भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर चार्ज कौन सा है, कैथोड पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर आ जाएगा और सारा बाकी इंप्योरिटी इधर ही रह जाएगा, ठीक है। इन दिस इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज ए एनोड। इम्प्योर मेटल को कहाँ पर लगाते हैं हम, एनोड पर, और प्योर वाले को कहाँ पे लगाते हैं, कैथोड पर। अब इम्प्योर से प्योर की तरफ चला जाएगा, अपना इम्प्योरिटी यहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना मेटलर्जी प्रोसेस। इसमें आप एक बार और लमसम रिव्यू देख लो कि हमने किया क्या किया, और कौन सी ओर है ये ध्यान रखना आपको, ओर्स के नाम याद रखने, कहीं पर लिखा था मैंने ओर्स के नाम। ये इसका नाम क्या है बच्चों, कॉपर ग्लांस, इसका नाम क्या है, सिन्नाबार, इसका नाम क्या है, जिंक ब्लेंडी, इसका नाम क्या है, केलामाइन, ठीक है। इसके अलावा हेमेटाइट मैग्नेटाइट, Fe2O3 हेमेटाइट, ठीक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, है ना। और आपने क्या याद रखा, सिन्नाबार हो गया, मरकरी वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है। एक गैलेना याद कर लो, PbO, इसको गैलेना बोलते हैं, ठीक है। ये लेड की है, ये जिंक के है, ये मरकरी की है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन किसकी ओर है, तो ये याद रख लेना। तो मेटल रिफाइनिंग में हमने ये प्रोसेस पूरी पढ़ी, मिनरल लाए, मिनरल में से ओर निकाले, ओर का कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन करने के बाद हमने इसकी रिफाइनिंग करी, नहीं कंसंट्रेशन करने के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड से रिडक्शन, और रिडक्शन से मेटल मिली, उसका रिफाइनिंग कर लिया। रिफाइनिंग करने की जरूरत हमको जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके लिए ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेन होती है, ठीक है। आयरन के लिए भी करते हैं हम लोग, एक ब्लास्ट फर्नेंस लेते हैं, उसके लिए अलग प्रोसेस होती है, फिलहाल इतना डीप है नहीं आपके इसमें। चले, तो ये अपना एक टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने मेटल का एक्सट्रैक्शन करना सीखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन जो आपने वही एसिड बेस वाले चैप्टर में भी एक बार और पढ़ा था। कोरोजन की बात करें तो कोरोजन मतलब जंग लगना, संक्षारण। कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें मेटल क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाती है, ठीक है, वो कोरोजन है। और जंग लगना कोरोजन का एक मेन एग्जाम्पल है, ठीक है, रस्टिंग ऑन आयरन। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कीप ऑन रिएक्टिंग विथ द एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर। बहुत सारी जो मेटल्स होती है वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करती है और क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए तो बेकार है, ठीक है, मेटल जो है वो एक कंपाउंड बना लेती है जो अनवांटेड होता है, जो हमको नहीं चाहिए, और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय भी होती है। जैसे यहाँ देखो, इस पर रस्ट लग रहा है, लोहे पर ये जंग लग रहा है, ठीक है, कितनी सारी लोहे की चीजें हर साल खराब हो जाती है ना, फिर उन पे कॉस्टिंग आती है।
दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ओवर द मेटल, मेटल के ऊपर ये लेयर बन जाती है और कई समय तक ये रहता है और मेटल धीरे धीरे क्या होते जाती है, खत्म होते जाती है, खराब होते जाती है और मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर सल्फाइड में या फिर कार्बोनेट में, वही इंप्यूरिटी ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट, जिससे क्या होगा, मेटल गेट्स ईटन अप, मेटल धीरे धीरे खत्म, लोहा खत्म, भंगुर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो ऐसा बोल दो कि द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स by the action of atmospheric air and moisture into unwanted compounds is called corrosion। मतलब कि मेटल्स का धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन या एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में धीरे धीरे काय में कन्वर्ट हो जाना है, अनवांटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाना, अवांछित यौगिकों में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। ठीक है, कोरोजन जो है उसमें बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है रस्टिंग ऑन आयरन। इसके अलावा सिल्वर, चांदी का धीरे धीरे काला पड़ जाना, ये भी क्या है, कोरोजन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन, कोरोजन का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। वेन आयरन आर्टिकल्स लाइक गेट, ग्रिल्स, फेंसिंग, ठीक है, ये सब जो है ये अगर कांटेक्ट में मॉइस्चर के इसमें पड़े रहेंगे एयर में, तो इनकी ऊपर की लेयर से ब्राउन ब्राउन हो जाती है, देखो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये कोरोजन हो रहा है, पूरा रस्टिंग हो रहा है अलग अलग जगह, और ये बहुत खराब चीज है, इससे हमारा आयरन आर्टिकल पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो एक ब्राउन रेड कलर की लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला कभी बच्चों आपसे पूछ ले तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, Fe2O3। हाइड्रिक फेरिक ऑक्साइड है और हाइड्रेटेड मतलब एक्स मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन वाटर के ले लो, डॉट फॉर्म में क्रिस्टलाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पर कितने भी मॉलिक्यूल मॉइस्चर यानी कि वाटर के हो सकते हैं। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट, और रस्ट बनने की प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ द आयरन। तो कुल मिला के ये है कि लोहे को लंबे समय तक मॉइस्चर और एयर में खुला छोड़ दो तो उसमें क्या हो जाती है, फेरिक ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो कि रेड ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, ब्राउन रेड कलर की होती है, लाल भूरे रंग की, और इसके कारण ये लोहा जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ रस्टिंग इज नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम, अगर हम रस्टिंग को रोके नहीं तो पूरा आयरन आर्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होके खत्म। ठीक है, इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन गिव्स अ ह्यूज लॉस एवरी ईयर। इस लोहे पर जंग लगने के कारण हर साल कितना सारा नुकसान हो जाता है। भाई कोरोजन हुआ है तो इसको रोकना तो चाहिए हमको, तो कैसे रोकते हैं, चलो देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, क्वेश्चन आता है कि 2 तरीके बताओ रस्टिंग के। ठीक है, रस्टिंग के प्रिवेंशन के। तो फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर। भाई जंग कैसे लग रही है, तो मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में लग रही है। अगर हम ये दोनों चीजें उसको सप्लाई बंद कर दे तो फिर क्या होगा, फिर कैसे जंग लगेगी। ठीक है, तो हमको यही 2 चीजें बचाना है। तो रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड द आयरन आर्टिकल। ठीक है, कैसे डन करते हैं, तो पहला तरीका होता है बच्चों पेंटिंग। हम लोग ऐसे पुताई कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो क्या होगा, जब पानी है वो उस पर लगेगा नहीं, ऐसा फिसल कर नीचे चला जाएगा। इसलिए तो हम लोहे की वस्तु को क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं, ताकि उस पर क्या नहीं हो, मॉइस्चर और एयर की रिएक्शन ना हो। ठीक है, पेंटिंग के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। ठीक है, दरवाजे वगैरह में ग्रीस लगा देते हैं, बाइक वगैरह में ग्रीस लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और दूसरा हमारा जो आयरन आर्टिकल है वो लोहे वगैरह जो है वो काई में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वो प्रिवेंट काई से हो जाएंगे मॉइस्चर वगैरह से। ठीक है, अगली बात आती है एलोइंग। एलोइंग अपन आगे और पढ़ने वाले। एलोय क्या होती है, मिश्र धातु बनाकर, जैसे पीतल का नाम सबने सुना होगा ब्रास, वो स्टील का नाम सबने सुना होगा है ना, स्टेनलेस स्टील। तो ये कोई मेटल नहीं है, ये मेटल का कॉम्बो है। ठीक है, 2-3 मेटल को कॉम्बो करके हम लोग बना सकते हैं, उसको एलोय बोलते हैं। जैसे कि ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम के वायर। ठीक है, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील। ठीक है, टाइटेनियम, इन मेटल्स को हम मिला लेते हैं। ठीक है, तो कई सारी एलोय है हमारे पास जिनसे हम क्या करते हैं, कोरोजन से बच जाते हैं। जैसे स्टील में जंग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है, अब उसमें बहुत सारी मेटल का मिक्सचर है। ठीक है, फी करनी, आयरन, क्रोमियम, निकल और 1% कार्बन होता है स्टील में, ये स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, क्रोम स्टील भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है, सबसे ज्यादा आयरन होता है, फिर क्रोमियम, फिर निकल और लास्ट में कार्बन। ये स्टील का कंपोजिशन होता है। ऐसे ही ब्रास ब्रॉन्ज की बात करें तो भाई ब्रास में अपना होता है कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, और ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर प्लस टिन। ब्रॉन्ज कांसे को बोलते हैं और ब्रास जो है वो पीतल को बोलते हैं। ठीक है, तो
तो ये कॉपर जिंक की 2 मेटल है, ये कॉपर टिन है ना। और स्टील में 3-4 लोग हैं, आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन। कार्बन इसमें 0.5% से 2% तक हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है उसकी हार्डनेस बढ़ाना हो, कैसा क्या करना है। अगली प्रोसेस होती है बच्चों गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? तो गैल्वेनाइजेशन होता है कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ा दो। किसकी चढ़ा दो? जिंक की लेयर। तो जिंक की लेयर चढ़ाने से क्या होगा? ये हमारा जो आयरन है वो बच जाएगा रस्टिंग होने से, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब विद्युत लेपन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कोटिंग कर देते हैं इसमें भी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं सारे, कोटिंग कर देते, उस पर भी सरफेस चढ़ा देते। तो भाई रस्टिंग से बचना हो तो कितने तरीके हैं? तो बहुत तरीके हैं। पहला तरीका है आप पेंट कर दो, दूसरा तरीका ग्रीस लगा लो, ऑयल लगा दो, ठीक है, ऑयलिंग ग्रीसिंग, या फिर एलॉय बना दो, या जिंक की कोटिंग कर दो, या फिर कोई दूसरी मेटल की कोटिंग कर दो, ठीक है। अगर हम दूसरी मेटल की कोटिंग करते हैं उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल देते हैं, और जिंक की करते उसका नाम रख दे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कोरोजन से बचने का तरीका था। अब अगला टॉपिक है बच्चों एलॉय, जो अभी बात कर रहे थे हम लोग कि एलॉय क्या होता है। एलॉय 2 या 2 से अधिक मेटल्स का होमोलोगस मिक्सचर होता है। होमोलोगस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म, अपने को अलग अलग नहीं दिखेगा कि इसमें 2 मेटल है, एक आधी इधर से दिख रही है आधी इधर से, ऐसा नहीं है। द होमोलोगस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। क्या कहलाता है? एलॉय। 2 या 2 से अधिक मेटल, या फिर उसमें नॉन मेटल भी हो सकती है, जैसे अभी इसमें कार्बन था, तो मेटल या नॉन मेटल्स का कॉम्बो क्या कहलाएगा? एलॉय कहलाएगा। लेकिन मिक्सचर कैसा दिखना चाहिए? होमोलोगस, जिसमें कंपोनेंट कैसे दिखाई देते हैं? सेम, यूनिफॉर्म दिखाई देते हैं, उसको हम लोग होमोलोगस बोलते हैं। ब्रास एक एग्जाम्पल है, कॉपर और जिंक का बना है, 80-20 का रेशो। ब्रॉन्ज की बात करें, ये पीतल है, ये कांसा है, ठीक है। तो कॉपर और टिन से बना है, 90% कॉपर है और 80% होना चाहिए, 90-10, ठीक है, हाँ 90-10, और 80-20 भी हो सकता है, ठीक है, 80-20। इसके अलावा सोल्डर की परसेंट रहने दो, आप तो ये याद कर लो कौन कौन सी मेटल है। सोल्डर जिससे हम सोल्डिंग करते हैं, वो किससे बना है? लेड और टिन से बना है, ठीक है। ड्यूरे एल्यूमिन, ये एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज से बना होता है। स्टील की बात करें तो आयरन, कॉपर, अब देखो कॉपर नहीं सॉरी कार्बन है, 0.05 लिखा है, पर मैंने आपको बताया कितने से कितने तक ये स्टील कई तरह का होता है, ठीक है। स्टील, क्रोम स्टील की बात करें तो क्रोम स्टील जो अभी मैंने आपको बताया, आयरन, क्रोमियम, निकल और इसके अलावा कुछ परसेंटेज में कार्बन होता है। तो स्टील अलग अलग तरह का होता है। ये देखो स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकल, ठीक है, इसके अलावा कुछ परसेंट में कार्बन। तो नॉर्मल स्टील जो है उसमें 100% के आसपास अपना आयरन रहता है, बाकी कुछ परसेंट में कार्बन रहता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो हम घरों में बर्तनों में यूज करते हैं वो उसकी बात कर लेते हैं। मैग्नेलियम होगा, मैग्नेलियम, ठीक है, क्या ये मैग्नेलियम या मैग्नीशियम लिखा है, ठीक। मैग्नेलियम जो है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की एक एलॉय होती है, मैग्नेलियम, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया उसका। जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर में कोई सिल्वर नहीं होता, लेकिन इसका जो है दिखने में ये सिल्वर जैसी होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जर्मन सिल्वर। और ना ही इसको जर्मन के लोग यूज करते, ऐसा कुछ नहीं। इसका नाम ऐसा क्यों रख दिया? ये मिस नेमिंग है। ये नाम ऐसा क्यों रख दिया? क्योंकि ये सिल्वर के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया जर्मन सिल्वर। कॉपर, जिंक और निकल का बना होता है। गोल्ड की बात करें तो प्योर गोल्ड जो है उसको 24 कैरेट सोना बोलते हैं, ठीक है, कैरेट में इसकी शुद्धता नापते हैं हम लोग। गोल्ड इज एलॉयड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। 24 कैरेट इतना पतला होता है कि इसकी ज्वेलरी बना लो तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो हम लोग 18 कैरेट 20 कैरेट पे ज्वेलरी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें हार्डनेस बढ़ानी होती है हमको, ठीक है। मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलिएबल मेटल थी ना कौन? गोल्ड। तो उसको अगर हम ज्वेलरी वगैरह में बनाने में यूज करते हैं तो फिर प्योर 100% 24 कैरेट हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा उसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे। किस किस की? कॉपर और सिल्वर की मिलाते हैं, ठीक है, सिल्वर और कॉपर की मिला देते हैं। यहाँ पे फिर से हमने एलॉय का एक टेबल दे दिया। ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बना है। कहाँ यूज होता है भाई? बेल्स मतलब मंदिर के घंटे वगैरह, शिप वगैरह बनाने में, ठीक है, प्रोपेलर्स। स्ट्रॉन्ग, हार्ड, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, भाई लोहे से जंग लगने से बचाना है इसको, ठीक है। ब्रास की बात करें तो कॉपर और जिंक से बना होता है। कहाँ यूज करते हैं भाई? पीतल का, सिक्के बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, इसके अलावा घर के बर्तन वगैरह बनाने में, ठीक है, अटेंसिल्स। स्ट्रॉन्ग, हार्ड, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, भाई सब रेजिस्टेंट से, कोरोजन से बचने के लिए बना है। सोल्डर है, अभी बताया, टीन और कॉपर से बना होता है। काय में यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल चीजें जोड़ने में यूज करते हैं, ठीक है।
लो मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटेड टू इट्स एलिमेंट्स। भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो एक ऐसा आता है गर्म करने का, मोबाइल सुधारने वाले यूज करते हैं उसको, ऐसे करते हैं उसमें और ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे एक तार लेते हैं, ठीक है, तो वो सोल्डर है, ठीक है। ड्यूरेलुमिन की बात करें तो ड्यूरेलुमिन एल्यूमिनियम और कॉपर से बना होता है, एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में यूज करते हैं, लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्टील की बात करें तो आयरन, स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स, कार्बन वगैरह यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाने में यूज कर लेते हैं, इसके अलावा बर्तन वगैरह बनाने में मेजोरिटी में यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और डक्टाइल होता है, स्टील वो पतला भी किया जा सकता है, ठीक है, कटोरी प्लेट वगैरह बनाने में। एलॉय की क्या प्रॉपर्टी, क्यों बनाते भाई? एलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। जिस चीज से ये बनी होती है उनसे तो हार्ड होती है, ठीक है। इट इज हार्डर देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, है ना। मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन से ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनके कैसे होते हैं, लोअर होते हैं कंस्टिट्यूएंट आयंस मेटल से, ठीक है। और एग्जांपल सोल्डर वगैरह ये मैंने आपको बता दिया अभी, है ना। सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट लेड और टिन से कम होता है, ठीक। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एलॉय इज लोअर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर कम होते हैं, दो मेटल मिल गई तो। मेटल नॉन मेटल में हम लोग डिफरेंस पहले ही देख चुके थे, ठीक है। तो ये हमारे सारा प्रॉपर्टीज होता है किसका, मेटल और नॉन मेटल का। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। और अब हमारे हो गए 3 चैप्टर पूरे कवर, कौन कौन से, मेटल एंड नॉन मेटल वाला ये हो गया, एसिड बेस सॉल्ट वाला हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं फिर, तैयारी करते रहे, जय हिंद।